नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं मनोज कॉमिक्स की एक और मज़ेदार कॉमिक्स, खूनी सिंहासन पार्ट 2। आवाज की दिशा में आगे बढ़ने पर उसे कुछ दूर एक पेड़ के नीचे एक बुढ़िया लेटी दिखाई दी जो बुरी तरह छटपटा रही थी। आह, भगवान के लिए कोई मेरी मदद करो। पता नहीं कौन है वह बुढ़िया माई और इस भयानक जंगल में कैसे आई। आप कौन है माँ जी, और आपको क्या तकलीफ है? मेरे पेट में बहुत जोरों से पीड़ा हो रही है बेटा। काश मुझे कहीं से काला मोती मिल जाता। काला मोती? उसका आप क्या करेंगी माँ जी? बेटा, काला मोती ही मेरा यह दर्द दूर कर सकता है, लेकिन दुर्भाग्य से आज मैं उस मोती को घर ही भूल आई। उसे पानी में डालकर पीने से मैं तुरंत भली चंगी हो जाती हूँ। राजकुमार दयालु था। वह झट बोला, माँ जी, एक काला मोती तो मेरे पास है। ठहरिए, मैं अभी कहीं से पानी का बंदोबस्त करके लाता हूँ। पानी यह रहा बेटा, बस तुम वह काला मोती मुझे कुछ देर के लिए दे दो। राजकुमार ने जेब से काला मोती निकाला। यह लीजिए माँ जी। आहा, जुग जुग जियो बेटा, अब मैं इस दुखदाई पीड़ा से जल्दी ही मुक्ति पा जाऊंगी। फिर बुढ़िया ने मोती मुंह में रख लिया और राजकुमार उसे कमंडल से पानी पिलाने लगा। लेकिन राजकुमार को इस बात की सपने में भी कल्पना नहीं थी कि उसके साथ क्या बीतने जा रहा है। शिकार जाल में फंस चुका है। आओ अब उसे जल्दी से खत्म कर डालें, और इससे पहले कि राजकुमार को खतरे का आभास हो पाता। आई! शीघ्र ही उन सब ने राजकुमार के शरीर को तलवार और भालों से बुरी तरह गोद दिया। राजकुमार के मरते ही बुढ़िया अट्टहास लगाती हुई उठ खड़ी हुई। हा 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 हा, और उसने अपने चेहरे से बुढ़िया का मुखौटा उतार कर एक तरफ फेंक दिया। अब बुढ़िया के स्थान पर एक सुंदर एवं तरुण युवती खड़ी दिखाई दे रही थी। शाबाश चांदनी, वास्तव में तुमने बहुत ही जोरदार अभिनय किया। बेचारा राजकुमार। अच्छा, वह मोती कहाँ है? लाओ, मुझे दो। अभी लीजिए हुजूर। वह यह रहा, मेरे मुंह में। अगले ही पल चांदनी ने मुंह से काला मोती निकालकर सरफोड़ सिंह को दे दिया। बहुत खूब, सेनापति जी इस चमत्कारी मोती को पाकर अत्यंत प्रसन्न होंगे। फिर मोती को संभालकर रखने के पश्चात सरफोड़ सिंह सैनिकों की ओर संबोधित हुआ। सुनो, तुम लोग इसकी लाश को एक संदूक में रखकर निकटवर्ती नदी में फेंक दो। ध्यान रहे, किसी को कानो कान भी इस घटना का पता नहीं चलना चाहिए। बहुत अच्छा श्रीमान। बेचारा चूहा, जो राजकुमार की जेब से सब कुछ देख रहा था, उसकी आंखों से विवशता के आंसू टपक पड़े। वह चाहकर भी अपने मित्र की कोई मदद नहीं कर पाया था, और उसका मित्र उससे बिछुड़कर दूसरे लोग पहुंच गया था। लेकिन न जाने क्या सोचकर वह राजकुमार की जेब से बाहर नहीं निकला था। पास खड़े राजकुमार के घोड़े की आंखों में भी उस समय आंसुओं की धारा बह रही थी। सैनिकों ने राजकुमार की लाश को एक संदूक में रखा, जिसका उन्होंने पहले से ही बंदोबस्त किया हुआ था, और संदूक उठाकर निकटवर्ती नदी की ओर चल पड़े। सब ठीक ठाक हो गया। आओ चांदनी, अब हम भी चले। चलिए हुजूर, मुझे विश्वास है कि इस बार हमें बहुत बड़ा इनाम मिलेगा। उनके वहां से जाते ही राजकुमार का घोड़ा भी तेज गति से एक दिशा में दौड़ पड़ा। शीघ्र ही सैनिकों ने एक पहाड़ से संदूक को नीचे बहती नदी में फेंक दिया। जल्दी ही वह संदूक पानी में डूब जाएगा और किसी को राजकुमार की लाश का भी पता नहीं चलेगा। आओ अब लौट चलें। और वे सभी वापस लौट पड़े। इधर जासूस सरफोड़ सिंह ने राजमहल पहुंचकर काला मोती सेनापति दुर्जन सिंह के हवाले कर दिया। शाबाश सरफोड़ सिंह, आज से तुम हमारे राज्य के प्रमुख जासूस हुए और चांदनी तुम्हारी विशेष सहयोगिनी। धन्यवाद हुजूर, ईश्वर हमेशा आपको सलामत रखे। राजकुमार का कांटा तो तुमने साफ किया, अब रानी जी का कांटा स्वयं राजकुमार का वियोग हमारे मार्ग से दूर कर देगा। और रहे राजगुरु, हा हा हा, रानी जी की मौत के बाद उन्हें तो कभी भी हमारे राजा होने पर ऐतराज नहीं होगा। हा 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 हा। उधर संदूक कई दिनों तक बहता बहता एक दिन सुबह एक अन्य देश में पहुंच गया। उस देश का नाम था चंद्रलोक, और उस समय उस देश की राजकुमारी चंद्रकला अपनी सखियों के साथ उसी नदी में स्नान करने आई हुई थी। राजकुमारी जी, वह देखिए, एक संदूक बहता हुआ आ रहा है। पता नहीं क्या होगा उसमें। ऐसा करो, तुम दोनों जाकर उसे यहाँ ले आओ। शीघ्र ही राजकुमारी की दोनों सखियां उस संदूक को खींचकर किनारे ले आई। राजकुमारी जी, यह संदूक तो बहुत भारी है, हम लोग इसे उठाकर महल में कैसे ले जाएंगे? शायद इसमें बहुत सारा धन है। तुम दोनों शीघ्र ही महल में जाओ और कुछ सेवकों को ले आओ। जो आज्ञा राजकुमारी जी। और दोनों सखियां तुरंत राजमहल की ओर दौड़ पड़ी। दोनों सखियों के जाने के बाद राजकुमारी कुछ देर तक तो वहीं बैठी बैठी उनके वापस आने का इंतजार करती रही, लेकिन फिर वह अपनी उत्सुकता नहीं रोक सकी और उसने वह संदूक खोल दिया। परंतु संदूक खोलते ही उसके कंठ से एक भयभीत चीख निकल गई। लाश! उफ! नहीं! कुछ देर तक तो राजकुमारी फटी फटी निगाहों से संदूक में रखी राजकुमार की लाश को घूरती रही,
फिर एकाएक उसका चेहरा उदास हो उठा। चेहरे और वस्त्रों से तो यह किसी देश का राजकुमार प्रतीत होता है। पता नहीं किस दुष्ट ने इसकी यह दुर्दशा की है। काश किसी प्रकार यह जिंदा हो सकता। तभी उसे 2 साल पुरानी एक घटना याद आ गई। 2 साल पहले जब वह अपनी सखियों के साथ इसी नदी में नहाने के बाद पास के ही एक बाग में आंख मिचोली खेल रही थी। ही। उसी बाग के हिस्से में माता पार्वती का एक सुंदर मंदिर बना था। जब वह खेलती खेलती उस मंदिर के निकट पहुंची तो आसपास किसी की आहट व आवाज न पाकर उसने अपनी आंखों से पट्टी हटा दी। अरे वह सब कहाँ छुप गई? लगता है आज वे सब मुझे खूब छकाने की ठान बैठी हैं। तभी उसे एक अंधी बुढ़िया जो शायद माता पार्वती की पूजा करके लौट रही थी, मंदिर की सीढ़ियों से फिसलकर गिरती दिखाई दी। अरे आह! वह तुरंत उसकी मदद के लिए पहुंची। माँ, क्या आपको ज़्यादा चोट आई है? हाँ बेटी, अब तो घर पहुंचना भी मुश्किल है। जब से मेरी आंखें गई हैं तब से आज तक मुझे ठोकरें ही ठोकरें मिल रही हैं। दुखी मत हो माँ, चलो मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ाती हूँ। ईश्वर तुम्हारा भला करे बेटी। लेकिन उसने उस बुढ़िया को सहारा देकर अभी खड़ा ही किया था कि उसकी सभी सखियां वहां आ पहुंची। राजकुमारी जी, यह आप क्या कर रही हैं? छोड़िए इस गंदी बुढ़िया को और आइए अपना खेल खेलिए। तुम सब खेलो। मैं अभी अंधी माँ को जानबूझकर ठोकरें खाने के लिए अकेला नहीं छोड़ सकती। मैं इन्हें इनके घर पहुंचाने के बाद महल में पहुंच जाऊंगी। और वह सहेलियों के लाख मना करने के बाद भी बुढ़िया को साथ लेकर उसके घर छोड़ने चली गई। उन दिनों गर्मियों का मौसम था और बुढ़िया के पैरों में चप्पल नहीं थी। अतः शीघ्र ही आह, अब नहीं चला जा रहा बेटी, पैर जल रहे हैं। राजकुमारी ने उसके पैरों की ओर देखा तो उसके पैरों में पड़े फफोलों को देखकर उसका मन उसके प्रति सहानुभूति से भर उठा। लो माँ, तुम मेरी चप्पल पहन लो। लेकिन बेटी तुम, मुझे नंगे पैर चलने की आदत है माँ, तुम मेरी चिंता ना करो। दोनों फिर आगे बढ़ने लगी। शीघ्र ही राजकुमारी के कोमल पैर बुरी तरह झुलस उठे, लेकिन उसने उफ तक नहीं की और बुढ़िया को सहारा दिए लगातार आगे बढ़ती रही। बस इसकी और परीक्षा लेना व्यर्थ है, यह तो सचमुच ही दयालु निकली। और एक सुनसान मार्ग में पहुंचते ही बुढ़िया माता पार्वती के रूप में परिवर्तित हो गई। आहा, माता पार्वती! हाँ बेटी, मैं तुम्हारी परीक्षा ले रही थी। उस परीक्षा में तुम सफल हुई। मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न हूँ। बोलो, तुम क्या वरदान चाहती हो? माँ, आप में मेरी भक्ति बनी रहे, बस मुझे यही वरदान दीजिए। तभी माँ पार्वती व्याकुल हो उठी। सुनो बेटी, कोई आ रहा है, इसलिए मैं इस समय तो जा रही हूँ, लेकिन जब भी तुम चाहो मेरे मंदिर में आकर मनचाहा वरदान मांग लेना। मेरे द्वार सदैव तुम्हारे लिए खुले रहेंगे। कहने के साथ ही माँ पार्वती अदृश्य हो गई। इस संबंध में राजकुमारी ने आज तक किसी को कुछ नहीं बताया था। पूरी घटना का ध्यान आते ही राजकुमारी की विचार तंद्रा टूट गई। क्यों ना मैं पार्वती माँ से इसके प्राणों को वरदान में मांग लूं। दूसरे ही पल वह उठी और निकट के ही बाग में स्थापित पार्वती माता के मंदिर में पहुंच गई। हे माँ, एक दिन तुमने कहा था कि यदि मुझे कोई वरदान मांगना हो तो मैं तुम्हारे पास आऊं। आज उसी वरदान को मांगने आई हूँ। क्या तुम मुझे मेरा मनचाहा वरदान दोगी माँ? राजकुमारी का कहना था कि माता पार्वती की मूर्ति से आवाज आई। हाँ बेटी, बोलो, तुम्हें क्या वरदान चाहिए? मैं उस युवक को जीवित देखना चाहती हूँ जिसकी लाश नदी किनारे संदूक में पड़ी है। ठीक है बेटी, जाओ, वह तुम्हें जीवित मिलेगा। क्या सच? आहा, तुम कितनी दयालु हो माँ। कहकर राजकुमारी प्रसन्नता से उछलती कूदती नदी के किनारे की ओर दौड़ पड़ी। इधर राजकुमारी के मंदिर जाते ही चूहा राजकुमार की जेब से बाहर निकल आया था और अपने मित्र के शव की ओर देखता हुआ आंसू बहा रहा था। हे प्रभु, तुम मेरे प्राण ले लो, लेकिन मेरे मित्र के प्राण वापस कर दो। तभी जैसे चमत्कार हुआ और राजकुमार एक अंगड़ाई लेकर उठ बैठा। आहा, राजकुमार, तुम जीवित हो गए। ईश्वर का लाख लाख शुक्र है। अरे मित्र, तुम, क्या हुआ था मुझे और मैं इस संदूक में कैसे, कहाँ हैं हम? तब चूहे ने उसे सारी कहानी सुना दी। सब कुछ सुनकर राजकुमार और अधिक आश्चर्य से भर उठा। आश्चर्य है, मैं मरने के बाद फिर जिंदा कैसे हो गया? राजकुमार, कुछ देर पहले एक राजकुमारी तुम्हारे पास बैठी आंसू बहा रही थी। मुझे लगता है यह चमत्कार उसी के कारण हुआ है। राजकुमारी, कहाँ गई वह? कुछ देर पहले ही उठकर वह, कहते कहते चूहा चौंका। उसे एक तरफ से राजकुमारी वापस आती दिखाई दी थी। राजकुमार, वह देखो, यही है वह राजकुमारी। अति सुंदर। शीघ्र ही राजकुमारी चंद्रकला उनके निकट पहुंचकर सारी बात बताती हुई प्रसन्नता भरे स्वर में बोली। माँ पार्वती के वरदान से तुम्हें नया जीवन प्राप्त हुआ है नौजवान। अब बताओ कि तुम कौन हो और तुम्हें किसने मारा था? राजकुमार शेरदिल ने राजकुमारी को अपने बारे में सब कुछ बता दिया। फिर बोला, लेकिन आप कौन हैं और मेरे लिए आपने यह सब कष्ट क्यों किया?
इस देश का नाम चंद्रलोक है और मैं यहाँ की राजकुमारी चंद्रकला हूँ। चूँकि आप मुझे शक्ल सूरत से एक सभ्य एवं नेक इंसान लगे थे, इसलिए मैंने माँ पार्वती से आपके प्राणों का वरदान मांग लिया। क्या आप मेरे साथ मेरे महल चलेंगे? पिताजी आपसे मिलकर अत्यंत प्रसन्न होंगे और आपकी भरपूर मदद करेंगे। काला मोती तो अब पास में नहीं, इसलिए इस अवस्था में अपने देश न जाकर इनके यहाँ कुछ दिन रुकना ही ठीक रहेगा। मुझे कोई आपत्ति नहीं राजकुमारी जी, आपका यह उपकार मैं कभी नहीं भूलूंगा। तभी राजकुमारी की दोनों सहेलियां कुछ सेवकों के साथ वहां आ पहुंची। जब उन्हें सब कुछ मालूम हुआ तो वे भी बहुत आश्चर्यचकित हुई। उसके बाद वे सब राजमहल की ओर चल पड़े। राजकुमार ने चूहे को भी अपने साथ ले लिया था। कुछ देर बाद राजकुमारी राजकुमार को लेकर अपने पिता के पास पहुंची और उसने अपने पिता को सारी बात कह सुनाई। सुनकर राजा बोले, राजकुमार, हम तुम्हारे देश और सेनापति दुर्जन सिंह के बारे में बहुत कुछ सुन चुके हों। तुम्हारे देश की सैन्य शक्ति के सामने हमारी सेना मुट्ठी भरी है, इसलिए हम दुर्जन सिंह के विरुद्ध तो तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, यदि तुम हमारे पास रहना चाहो तो खुशी से रह सकते हो। राजकुमार के पास आगे कोई रास्ता नहीं था, इसलिए उसने वहीं रहने के लिए अपनी स्वीकृति दे दी और वह वहीं रहने लगा। राजमहल में किसी बात की कोई कमी नहीं थी, वह जहाँ चाहे बेरोक टोक आ जा सकता था। लेकिन फिर भी सेनापति दुर्जन सिंह उसकी आंखों में बराबर खटकता रहता था, जिसके कारण वह हमेशा उदास रहता था। आह, राजकुमार आज भी उदास है। समझ में नहीं आता कि इनकी उदासी का कारण क्या है, खुद भी तो नहीं बोलते। राजकुमारी कई बार उससे उसकी उदासी का कारण पूछ चुकी थी, लेकिन हर बार राजकुमार ने उसे टाल दिया था। इससे राजकुमारी, जिसके हृदय में राजकुमार के लिए प्रेम पल रहा था, उदास रहने लगी थी। आह, हे ईश्वर, आखिर तू ही बताना कि राजकुमार की उदासी का कारण क्या है। मैं अपनी जान देकर भी उनकी उदासी दूर करने का प्रयत्न करूंगी। राजकुमारी के यहाँ एक बिल्ली व कुत्ता रहता था, जो राजकुमारी से इतना प्रेम करते थे जितना चूहा राजकुमार से। अब तक उन दोनों जानवरों की चूहे से भी घनिष्ठता हो चुकी थी। राजकुमार और राजकुमारी के उदास रहने के कारण तीनों जानवर मित्र भी परेशान और उदास थे। एक दिन तीनों ने आपस में सलाह की, सुनो भाई मूषक, तुम्हारे राजकुमार के उदास रहने के कारण हमारी राजकुमारी भी उदास रहने लगी है। तुम्हें राजकुमार की उदासी का कारण पता लगाना ही होगा, वरना वह दिन दूर नहीं जब हमारी राजकुमारी दुख में घुल घुल कर मर जाएगी। कहते तो तुम ठीक हो भाई, लेकिन करूं तो करूं क्या? राजकुमार तो कुछ बताने के लिए तैयार ही नहीं। तुम एक बार फिर कोशिश करके तो देखो मूषक भैया, हो सकता है इस बार बता दे। ठीक है, मैं एक बार फिर कोशिश करके देखता हूँ। उसके बाद उन तीनों की बैठक समाप्त हो गई। अगले दिन जब राजकुमार राजमहल में उदास बैठा था तो चूहा फुदक कर उसकी गोद में आ बैठा। स्वामी, आप हमेशा उदास क्यों रहते हैं? मुझसे आपकी यह उदासी नहीं देखी जाती। आपने एक दिन मेरी जान बचाई थी। आपके लिए यदि मेरी जान भी चली जाए तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। बताइए ना, आपकी उदासी का कारण क्या है? हो सकता है मैं आपकी कुछ मदद कर सकूं। चूहे के मुंह से ऐसी बात सुनकर राजकुमार की आंखों में आंसू भर आए। वह भरे गले से बोला, अपनी उदासी का कारण तुम्हें क्या बताऊं मित्र, बस इतना समझ लो कि मेरी मुसीबतों का कोई हल नहीं है। फिर भी मुझे बताने में क्या हर्ज है स्वामी? तो सुनो मित्र, वह काला मोती जो जंगल में तुम्हारे सामने मुझे एक हंसिनी ने दिया था, मुझे विश्वास है वह मोती इस समय हमारे देश के सेनापति दुर्जन सिंह के पास होगा। यदि वह मोती मुझे किसी तरह मिल जाए तो मेरी सारी मुसीबत दूर हो सकती है। ओह! फिर चूहा कुछ भी न कहकर राजकुमार की गोद से उतरकर एक तरफ दौड़ गया। कुछ ही देर बाद वह अपने मित्रों कुत्ते और बिल्ली के बीच था। सुनो मित्रों, मैंने राजकुमार की उदासी का कारण जान लिया है। अग्निदीप में सेनापति दुर्जन सिंह के पास एक काला मोती है, जो दुर्जन सिंह के आदमियों ने राजकुमार को धोखे से मौत के घाट उतारकर उड़ाया था। यदि हम वह मोती किसी तरह से लाकर राजकुमार को दे दें तो उनकी सारी उदासी दूर हो सकती है। बस इतनी सी बात है। चलो हम तीनों इसी समय अग्निद्वीप चलते हैं। किसी न किसी तरकीब से हम वह काला मोती हासिल कर ही लेंगे। तुम ठीक कहते हो कुत्ते भाई, हमें अब देरी नहीं करनी चाहिए। और तीनों उसी समय अग्निद्वीप की ओर चल पड़े। 2 दिन और 3 रात लगातार दौड़ते व चलते रहने के पश्चात तीनों मित्र अग्निद्वीप के राजमहल के पास जा पहुंचे। भाइयों, महल तक तो हम पहुंच गए, लेकिन भीतर प्रविष्ट होना आसान नहीं, क्योंकि चारों ओर सख्त पहरा है। मेरे लिए भीतर प्रविष्ट होना कोई कठिन काम नहीं है दोस्त। मैं तो उस नाली के रास्ते आराम से महल के भीतर प्रविष्ट हो सकता हूँ। तब बिल्ली हंसकर बोली, मेरे लिए भी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, मैं भी दीवार फांदकर अंदर पहुंच जाऊंगी। वह तो ठीक है बिल्ली बहन, लेकिन मेरा अंदर जाना मुश्किल है।
मुझे देखते ही सारे लोग मुझे पीटने के लिए दौड़ पड़ेंगे। तो इसमें चिंता करने की क्या बात है कुत्ते भाई, तुम यहीं बैठकर देखभाल करते रहो, कोई खतरा हो तो भौंक कर हम दोनों को होशियार कर देना। हाँ, यह ठीक रहेगा। तो ठीक है, हम चलते हैं, कल इसी वक्त और इसी स्थान पर मिलेंगे। फिर कुत्ते से विदा लेकर चूहा महल के भीतर जाने वाली नाली में घुस गया। बिल्ली दीवार पर चढ़ गई और कुत्ता वहीं बैठकर चौकसी करने लगा। तो यह थी अब तक की कहानी। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।